नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है और हम फिर से अपने एक पॉडकास्ट के सीरीज को लेकर हाजिर हैं और फिर से हमारे साथ हैं फाइनेंस के एक्सपर्ट अतुल कुमार जी, जो वजू फाइनेंस के सीईओ और सीएमडी हैं और इनका एक लंबा बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है बैंकिंग के क्षेत्र में। तो हम फिर उनसे आज बात करने के लिए आए हैं और आज का मुद्दा हमारा होम लोन का है। तो हम जानना चाहेंगे कि होम लोन कैसे लिया जाता है, क्या दिक्कतें आती हैं और जो सामान्य लोगों को समस्या है लोन से जुड़ी हुई, उस पर आज हम बात करेंगे। तो लोन कितने तरह के होते हैं, इंटरेस्ट रेट तय कैसे होता है, उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अतुल जी। अतुल जी, आपका स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है होम लोन पर है, क्योंकि ये लोगों की ज़रूरत है और ख़ासकर अगर अब दिल्ली एनसीआर या आप कहीं की भी बात करें, घर की ज़रूरत है तो होम लोन चाहिए। तो होम लोन प्रोसेसिंग कैसे होता है, कैसे आप होम लोन के लिए कहीं संपर्क कर सकते हैं? बैंक को आप फ़ोन के थ्रू या फिजिकल आप जाकर अपीयर होकर बात कर सकते हैं? धन्यवाद राकेश जी। जैसा आपने कहा कि आज का विषय वस्तु जो है वो हाउसिंग लोन है, और इससे पहले कि उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे हम जाएं, हाउसिंग लोन एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हर एक आदमी का इमोशंस जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बैंक के लिए भी फ़ायदेमंद है, कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद है, और ओवरऑल इकोनॉमिक अगर दृष्टि से सोचे, जो कि आज प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है कि हर आदमी को घर मिल सके। तो एक बहुत ही इमोशनल चीज़ है और मैं चाहूँगा कि इसमें हम विस्तार से बात करें और कुछ ऐसे बिंदु पे हम प्रकाश डालें जो कि बहुत सारे जो नए कस्टमर होते हैं जिनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता है जब वो हाउसिंग लोन लेने जाते हैं या घर खरीदने जाते हैं। घर खरीदने के लिए जैसा मैंने बताया, बाकी लोन की तरह इसमें भी आपकी इनकम, अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो आपके इनकम को देखा जाता है कि आपका इनकम कितना है, आपकी सैलरी कितनी है। सैलरी के साथ साथ एक फॉर्म 16 होता है जो आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है, आपकी KYC डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ लो आप कौन सा घर खरीद रहे हैं। अच्छा, अब घर का भी प्रकार होता है। अच्छा। जैसे कुछ लोग पुराने घर खरीद रहे हैं तो वो एक सेगमेंट वो हो गया, कुछ लोग बिल्डर्स फ्लोर खरीदते हैं वो एक सेगमेंट हो गया, कुछ लोग टाउनशिप में घर खरीदते हैं वो एक जो गेटेड सोसाइटी वो हो गया, कुछ लोग EWS जो छोटी स्कीम है, जैसे छोटे तबके के लोग हैं जिसमें प्रधानमंत्री का एक सब्सिडी भी उनको मिलता है साथ में। जी हाँ। तो ये 3-4 प्रकार के होम स्ट्रक्चर हैं जिसमें लोग निवेश करते हैं अपना और घर खरीदते हैं। इमोशन की बात की तो ये सिर्फ भारत के ही साथ है कि लोग यहाँ जब मकान खरीदते तो इमोशनल अटैचमेंट होता है, क्योंकि उनके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट या असेट के तौर पर भी होता है, या अब जैसे भारत की दृष्टि में ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हाउसिंग का पेनिट्रेशन बहुत कम है अभी भी, और जो असेसमेंट इन द सेंस की जो सुविधा बैंक प्रोवाइड कर रही है उसमें अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि बाहर नहीं है। जैसे एक छोटा सा मुद्दा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जब आप घर खरीदते हैं तो इंटरेस्ट रेट, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट इज़ 1 to 2%, विच इज़ नथिंग। वेयर एज इन कंपेरिजन टू दैट इन इंडिया आपको हैरानी होगी कि वो 24% तक भी जाता है। तो आप 24 टाइम्स ज़्यादा हिंदुस्तान में पे कर रहे हैं एक घर खरीदने के लिए। इसलिए जब घर मिलता है तो एक घर तो उसको एक उसकी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो होती है वो एक बहुत ही अलग होता है, जिसकी कल्पना बोलने से नहीं हो सकती, वो एहसास का विषय है। वो जब आदमी खरीदता है तो जो फील करता है, जैसे आई एम श्योर आप भी बिहार से आकर दिल्ली NCR में आपने अपना घर खरीदा होगा, तो जब महसूस किया होगा वो चीज़, या मैंने भी खरीदा था, तो वो एक डिफरेंट फीलिंग है। मैं अपने ही अनुभव से आपसे सवाल पूछूंगा कि जैसे इसमें जब होम लोन की बात आती है तो 2 तरह के इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, फ्लोटिंग और फिक्स। ये क्या है? देखिए, फ्लोटिंग इंटरेस्ट क्या होता है कि RBI की पॉलिसी होती है कि जैसे जैसे मार्केट सिनारियो होता है वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट बदलता है, और वो इंटरेस्ट रेट RBI डिसाइड करता है। फ्लोटिंग में क्या होगा कि अगर रेट फ्लक्चुएट करता है तो आपका भी हाउसिंग लोन का रेट फ्लक्चुएट करेगा। जैसे आज आपने फ्लोटिंग में 7% पे लोन लिया और वो कल होके इंटरेस्ट रेट जो है RBI ने बढ़ा दिया तो आपका भी रेट उसके अनुसार बढ़ जाएगा। फिक्स रेट में क्या होता है कि एक बार जो लोन आपका फिक्स रेट हो गया तो हमेशा परमानेंट टिल द टाइम टेन्योर, जब तक कि आपका लोन चलता रहेगा तब तक वो फिक्स रहेगा। हालांकि उसमें भी कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं कि अगर सिनारियो बहुत ख़राब सिचुएशन हो गया तो वो भी बैंक का कॉल है, बैंक लेके उसको चेंज कर सकता है।
यही दोनों में डिफरेंस है. बट हैविंग सेड दैट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक ए फ्लोटिंग रेट, क्योंकि फ्लोटिंग रेट में कभी कभी रेट, जैसे अब आप 2004 में इंटरेस्ट रेट जो हाउसिंग लोन का 6.5 तक भी गया था 12 से. तो फ्लोटिंग रेट रहने से क्या हुआ, 5% का डिफरेंस का मार्जिन आपको मिल रहा है. तो मेरा सजेशन है कि लोग जो नीचे तबके के या मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, दे शुड गो ऑलवेज प्रेफर गोइंग फॉर फ्लोटिंग रेट्स. अच्छा, फ्लोटिंग रेट के साथ एक जो मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, आरबीआई ने अगर बढ़ाया तो बैंक ने बढ़ाया, तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब तो वो बढ़ा देते हैं इंटरेस्ट रेट. लेकिन जब वो कटौती होती है, जब इंटरेस्ट रेट को घटा दिया जाता है, चाहे मार्जिनल ही घटाएं, वो तब नहीं घटाते. उनका कहना है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा. ये थोड़ा सा एक अच्छा विषय वस्तु आपने उठाया है. ये देखिए, ये प्योरली बैंक, इंडिविजुअल बैंक का कॉल है. जी हाँ, बिल्कुल. तो उस केस में मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे अगर आपकी एलिजिबिलिटी अच्छी है, आप एक अच्छे प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आपका सिबिल अच्छा है, तो आप ऑलवेज ऐसे बैंकों के पास जाएं जिनका AUM साइज़ काफ़ी बड़ा है, जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है, या रेपुटेड बैंक है, या नेशनलाइज बैंक है जिनका बुक साइज़ बड़ा है. तो उस केस में क्या है, वो ये रेट कंसीडर करते हैं. बट जो छोटे बैंक होंगे, उनको अपना मार्जिन कमाना होता है, तो प्रॉब्ली उस केस में वो, हालांकि रूल वाइज अगर चला जाए तो उनको कम करना चाहिए. ये ऐसे ही है जैसे आप पेट्रोल पंप का आप देखे होंगे. हाँ, आपने जीरो नहीं देखा. हाँ, तो उन्होंने करेक्ट. तो दिस इज समथिंग विच इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी. एंड उसमें आरबीआई को भी कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल. कि सरकार ने आम जनता के लिए राहत दी कि वो टैक्स को उन्होंने कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट को. जी. तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मैंने बैंक से बात की तो उन्होंने कहा कि आपका इंटरेस्ट रेट वही है जो पहले से चला आ रहा है. मैंने कहा बैंक में तो कम हो गया. तो उन्होंने बोला कि आपको मेल करना पड़ेगा और एक चेक डालना होगा, फिर हम उसको रिवाइज करेंगे और तब जाके इंटरेस्ट रेट आपका कम होगा. तो ये मैं समझना चाह रहा था कि ये बैंक टू बैंक पॉलिसी बदलती है. हाँ, ये बैंक टू बैंक पॉलिसी है. उसमें इसका एक ऑल्टरनेटिव आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका रेट वहाँ हाई है उस बैंक में और उस बैंक ने रेट कम नहीं किया है, तो आप अपने लोन को हमेशा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं दूसरे बैंक में जहाँ वो सस्ता है. तो उस केस में आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा. हाँ, यहाँ पर एक सवाल और है. जी. जैसे मान लीजिए कि मेरा किसी सर्टेन बैंक में होम लोन चल रहा है जी. 5 साल या 7 साल. हमने ये सुना है और समझ में आया है कि बैंक पहले इंटरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लेती है. हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट बाद में घटता है या कम घटता है. तो मान लीजिए कि मैंने 5 साल EMI पे किया. 5 साल के बाद मैं ट्रांसफ़र लेना चाह रहा हूँ, एक बैंक से दूसरे बैंक में होम लोन ट्रांसफ़र करूँगा. तो क्या जब 5 साल के बाद हम दूसरे बैंक में जाएंगे तो भी वो बैंक फिर शुरुआत में इंटरेस्ट ही लेगी? नहीं, देखिए, सरकारी बैंक में ऐसा नहीं है. सरकारी बैंक में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का डिडक्शन का प्रॉपर होता है. प्राइवेट बैंक्स में या कुछ NBFC में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं लोग. हैविंग सेड दैट, जो आपका एग्जिस्टिंग अमाउंट बचेगा उसी के ऊपर वो इंटरेस्ट कंपोनेंट और प्रिंसिपल कंपोनेंट चार्ज करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ द बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो दिस इज समथिंग विच आपको स्टैंडर्ड फार्मूला इसमें नहीं है और ना ही मैं दे सकता हूँ. बिल्कुल. क्योंकि अगेन इट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द पॉलिसी ऑफ RBI. पैरेलली इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू द बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज वेल. नहीं, आम दर्शकों के लिए जैसे जिन्होंने होम लोन ले रखा है, आप उसका हिचकना नहीं चाहिए उनको एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट करने. अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, क्योंकि ये 15 साल 10 साल का मामला होता है. बिल्कुल. और उसमें ऐसा नहीं, काफ़ी फ़ायदे भी हैं उसके. जैसे टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो जितना आप EMI दे रहे हैं उसको आप टैक्स कंपोनेंट में एज एक्सपेंसेस बुक कर सकते हैं, तो उतना आपका टैक्स का जो लायबिलिटी है कम हो जाता है. ये एक 2 हाउसिंग लोन में ये केस सरकार ने ये नियम दिया हुआ है. मेरे ख्याल से 1.5 लाख का कैप है उसमें, तो उसके बेनिफिट्स भी आप अवेल कर सकते हैं. तो वो 1.5 लाख जो आपका टैक्स कंपोनेंट में बच गया, वो भी वो आपका एक तरह से सेविंग है और आपका इनकम वो हर साल आपको लगाना होता है. तो मेरा सजेशन यही है कि जो भी यंग लड़के हैं, अगर वो एलिजिबल हैं, तो जैसे लोग क्या करते हैं, जैसे उनको जॉब मिलता है लोग गाड़ी खरीदते हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट को खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं. मेरा सजेशन उनको ये है कि फ्लैट खरीदें. दे शुड बाय अ फ्लैट रादर देन बाइंग एनीथिंग एल्स. बिल्कुल. सेविंग्स भी है, सेविंग्स भी है, उसका एप्रिशिएशन ऑलवेज बेटर होगा.
रादर देन एनी अदर प्रोडक्ट्स जो कि डेप्रिशिएट और किराए तो दे ही रहे हैं कहीं ना कहीं रहने के लिए, तो किराए के तौर पर आप ईएमआई दे रहे हैं। जी जी। और जो इंटरेस्ट रेट का सर्टिफिकेट देते हैं उस साल में एक बार, उससे सेविंग हो जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये एक अच्छा सजेशन है अतुल जी के साथ, अतुल जी ने जो दिया है कि अगर पैसे हैं, आपकी इनकम अच्छी है, तो इधर उधर खर्च करने के बजाय आप फ्लैट खरीदें या मकान खरीदें जो ज़्यादा बेनिफिट देगा। और लॉन्ग टर्म इसको इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, अगर 10-15 साल का अगर लोन। नॉर्मली जो हाउसिंग लोन होता है सर, जो हाउसिंग लोन का पीरियड जो होता है वो लंबा ही होता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनकी ईएमआई छोटी सी छोटी हो। तो टेन्योर स्टार्ट्स फ्रॉम 15 गोes अप टू 30 ईयर्स ऑल्सो। अगर आप यंग हैं, 22 साल के हैं, तो बैंक के पास ये प्रोविज़न है कि आप 30 साल तक लोन ले सकते हैं और कोई फोरक्लोजर चार्जेस नहीं होते अगर बीच में आप बंद करना चाहें, जैसे बाकी लोनों में होता है। जैसे अगर आप पर्सनल लोन लें और बीच में क्लोज करेंगे तो देयर इज़ अ फोरक्लोजर, देयर इज़ अ हिडन चार्ज। देयर इज़ नो हिडन चार्ज इन केस ऑफ हाउसिंग लोन। तो आप कभी भी चाहें, ये आरबीआई की पॉलिसी है, आप 6 महीने के बाद कभी भी अपना लोन बंद करने जाएंगे, बैंकों से बात करेंगे तो आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। जो आपका आउटस्टैंडिंग होगा उसी पे आपका लोन सेटल होगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये है कि जो लोन है, लोन पर टॉपअप क्या होता है? जैसे होम लोन लिया, उसके ऊपर फिर ऑफर आते हैं कि आप टॉपअप लोन ले सकते हैं, ये क्या है? और क्या ये टॉपअप लोन होम लोन में जुड़ता है या ये सेपरेट लोन चलता है? ये समझना चाहूँगा मैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और देखिए क्या होता है, बहुत लोग जो लोन खरीदते हैं जी, तो जो घर खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनको अपने घर का फर्निशिंग कराना होता है, रिनोवेशन के लिए। तो उस केस में उनके पास अपना मार्जिन मनी नहीं होता है। उस केस में वो क्या करते हैं, घर ले लिया, उसमें शिफ्ट हो गए और धीरे धीरे उसको वो फर्निश कराते हैं। उस फर्निश कराने के लिए बैंक एक प्रोविज़न देता है कि 5 से 10% एक्स्ट्रा हम आपको उसी घर पे हम आपको एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हैं। अच्छा। बट वो पैसा जो होता है, रेट आपका सेम होगा। हाँ, इंटरेस्ट रेट सेम होगा। इंटरेस्ट रेट सेम होगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इफ़ यू अप्लाई, अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं वो हायर रेट पे मिलेगा। तो ये एक ऐसा तरह का, इस तरह का पर्सनल लोन है जो आपको रेट जो है हाउसिंग लोन वाला रेट मिलेगा और आप उस पैसे का इस्तेमाल अपने फर्निशिंग या किसी अन्य चीज़ में करते हैं। बहुत लोग बाद में भी टॉपअप लेते हैं। तो मान लीजिए किसी की शादी करनी हो, बच्चे की पढ़ाई के लिए उसको पैसा भेजना हो, या कहीं वो माइग्रेट कर रहा है, वहाँ उसको अपने यूटेंसिल्स भेजना हो, तो उसमें उसका एक शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है। तो वो इमीडिएटली, चूँकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है, तो वो फास्टर भी होता है। आप बैंक में गए, आपके उसने आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखा और देखा कि मार्जिन बचा हुआ है इसमें, तो उसके ऊपर मतलब ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट स्कैन्ड हैं। करेक्ट। तो उनको देने में आसानी होती है और आपके लिए भी आपके नीड के अनुसार तुरंत पैसा मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सेपरेट लोन चलता है ना? जी, उसका एक अलग लैंड क्रिएट होता है, वो एक अलग लोन हो जाता है। वो होम लोन से अलग होता है और दोनों को अलग अलग चुकाना होता जी, है। जी, दोनों की ईएमआई भी अलग अलग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग होती है। और दूसरा कि जब होम लोन चल रहा हो जी और उस समय आप अपना फ्लैट बेचना चाहें जी, तो लोन एडजस्टमेंट कैसे होता है? लोन एडजस्टमेंट दोनों तरीके से हो सकता है। आप अगर चाहें तो उस लोन को उस आदमी के नाम पे भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं, अगर वो आदमी कंफर्टेबल है और उतना पैसा जो बाकी मैंने सुना कि लोन ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, लोन ये क्या है प्रोसेस? लोन ट्रांसफर, जैसे आपने मेरे को घर बेचना है, तो आपका एसबीआई में लोन चल रहा है, तो एसबीआई से वो लोन, चूँकि मेरी भी एलिजिबिलिटी बन रही है वहाँ, तो मैं जो फ्रेश अप्लाई करूँगा वो एग्जिस्टिंग लोन मेरे किटी में आ जाएगा और मेरा लोन चालू हो जाएगा। अच्छा। और आपका लोन बंद हो जाएगा, बैंक आपको एक एनओसी दे देगी, जो बाकी बचे हुए पैसे हैं वो मुझे आपको देना पड़ेगा। अच्छा, जो तो मैं बैंक को दे चुका हूँ वो अमाउंट वो बायर मुझे देगा और फिर वहाँ से उसका लोन अमाउंट स्टार्ट होगा, ईएमआई। जी, जैसे हमने और आपने एक सर्टेन अमाउंट, जैसे 50 लाख की डील की, 25 लाख का आपका आउटस्टैंडिंग है जो बैंक में पड़ा हुआ है, वो 25 लाख एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा, 25 लाख मैं आपको दे दूँगा। अच्छा, मतलब ये सिंपल तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में यही होता है नॉर्मली। तो होम लोन लेते समय और किन बातों का ध्यान रखना है? जैसे मान लीजिए कि मैं किसी बिल्डर से फ्लैट लेने जा रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पर चेकलिस्ट मेरे लिए क्या होनी चाहिए? देखिए, ये सारी चीज़ इंटरलिंक्ड होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको बिल्डर का बैकग्राउंड भी देखना चाहिए। कौन सा बिल्डर है, कैसा बिल्डर है, उसका रेपुटेशन कैसा है, पहले कोई प्रोजेक्ट वो डिलीवर किया है कि नहीं, उसका नाम लेंडर्स के नेगेटिव लिस्ट में तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आज बिल्डर ऑपरेट कर रहे हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर और नोएडा में, जिन्होंने बैंकों का डिफ़ॉल्ट किया हुआ है बट कंस्ट्रक्शन उनका चल रहा है।
उस केस में क्या होता है, उनको ओसी नहीं मिलता है। अगर ओसी नहीं मिलेगा तो आपका भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सो एवरीथिंग इज लिंक टू द बिल्डर ऑल्सो। सो देर इज़ ए 3-वे इक्वेशन, वन इज़ बिल्डर, अनदर इज लेंडर एंड थर्ड इज़ यू। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन का ख्याल भी आपको रखना पड़ेगा। लेंडर भी ऐसा होना चाहिए जिसका कॉस्ट ऑफ फंड कम हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। तो आप प्रेफर कीजिए कि गवर्नमेंट बैंक से या जो अच्छे जिनकी अच्छी स्टेबिलिटी है, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, हिडन का कॉस्ट कम हो, उस पर जाएँ। उसके अलावा अगर बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां ऑपरेट करती हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं हाउसिंग फाइनेंस करने में, उनसे संपर्क उनसे जैसे इंडिया बुल्स हो गया, जो अब उनका नाम उन्होंने शायद चेंज कर दिया है, पहले DHFL था, दीवान हाउसिंग फाइनेंस था, और भी बहुत सारी कंपनियां, ICC होम फाइनेंस है, HDFC लिमिटेड था जो अब मर्ज्ड हो गया HDFC बैंक में। तो इस तरह की HFC भी बहुत सारी हैं जो ऑपरेट कर रही हैं। कुछ सेगमेंट ऐसा है जो जिसका इनकम बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं है, बट उनको भी लोन चाहिए, तो उनके लिए भी बहुत सारी छोटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, छोटी NBFC ऑपरेट कर रही हैं मार्केट में। जैसे उम्मीद हो गया, आधार हो गया, उग्रो कैपिटल करके कंपनी, वो भी काम कर रही। हम भी करते हैं, बट हम ज़्यादा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में काम करते हैं रादर देन होम लोन। तो एक होम लोन में भी एक सेगमेंट है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का, जो कि थोड़ा सा उससे अलग है और जिसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा उससे ज़्यादा होता है, हायर साइड है। तो इन सब चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे, बिल्डर का ख्याल रखेंगे, अपने इंटरेस्ट रेट का ख्याल रखेंगे, बैंकर का बैकग्राउंड का ख्याल रखेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको कोई परेशानी मतलब इस वाले केस में अगर बिल्डर का नेगेटिव है, हाँ, तो फ्लैट तो हम खरीद लेंगे, रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, हाँ, यानी हमारी ओनरशिप तो हुई नहीं। बिल्कुल नहीं। और ऐसे आपको हैरानी होगी, ऐसे देयर आर क्लोज टू 5,000 to 6,000 केसेज विच इज पेंडिंग राइट नाउ इन नोएडा इटसेल्फ। जैसे क्लासिकल एग्जांपल है सुपरटेक, आपने नाम सुना होगा। हाँ जी, बिल्कुल सुना। सुपरटेक के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसको उसने अभी तक अथॉरिटी को पेमेंट नहीं किया है और जो डिफ़ॉल्ट में चल रहे हैं। हालांकि उस पर अभी NCLT ने काफ़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, तो अभी चीज़ें इंप्रूव हो रही, गवर्नमेंट का भी काफ़ी फोकस है, बट अभी तक रजिस्ट्री नहीं है। 10-10 साल के पुराने प्रोजेक्ट हैं, 2010 से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लोग रह रहे हैं, बट कोई रजिस्ट्री नहीं, सिर्फ अलॉटमेंट है उनके नाम पर। और रजिस्ट्री अगर नहीं हुई तो सरकार को भी टैक्स नहीं गया। Exactly. सरकार का जो अब वो भी रेवेन्यू, दैट इज आल्सो रेवेन्यू लॉस टू द गवर्नमेंट। ये तो है। और शायद मुझे लगता है कि ऐसा ये एक बहुत बड़ी समस्या खासकर अपने दिल्ली NCR में है। तो इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें कि किस बिल्डर के पास जाए, उनका एक बैकग्राउंड चेक करें। क्रेडाई एक संस्था है, वहाँ से भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। मतलब ऑनलाइन क्रेडाई पे अगर जाएं, हाँ, तो पर्टिकुलर बिल्डर की जो बैकग्राउंड है उसको आप चेक कर सकते हैं। नोएडा अथॉरिटी से भी संपर्क कर सकते हैं। नोएडा अथॉरिटी के बहुत सारे पोर्टल हैं जिसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं। बैंकर्स हैं, बहुत सारे बैंक हैं जो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव कौन से बिल्डर हैं उनकी लिस्ट आपको दे सकते हैं, बता सकते हैं कि वहाँ वो लोन करेंगे कि नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। अच्छे प्रॉपर्टी डीलर जो क्रेडाई के साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी आप संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। मतलब अगर हाउसिंग में जाना है, घर खरीदना है, तो क्रेडाई से जुड़े संस्थानों से बात करना ज़्यादा सही है, चाहे वो बैंक हैं, चाहे वो ब्रोकर हैं, चाहे कोई भी। बिल्कुल। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आई थिंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उनको पता है कि कौन डिफॉल्ट कर रहा है और किसकी हिस्ट्री अच्छी है, कौन डिलीवरी टाइमली कर रहा है, कौन टाइमली नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड बी नंबर 1, क्रेडाई इज डेफिनेटली देयर, देन अथॉरिटी इज देयर एंड सर्टेन गुड प्रॉपर्टी डीलर्स हु आर ऑपरेटिंग इन द। तो अभी जो कुछ लोग हमें ये बता रहे हैं कि उन्होंने 12 साल पहले पेमेंट कर दिया और अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ। आम्रपाली एक बड़ा उदाहरण है, क्लासिकल एग्जांपल। कंपनी अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, ROC के साइट में नहीं है, तो अभी NBCC ने उसको टेक ओवर करके अभी उनकी डिलीवरी शुरू हुई है। तो आप सोचिए 12-12 साल से लोग पेमेंट दे रहे हैं, हाउसिंग लोन का पेमेंट दे रहे हैं, बट घर उनके पास नहीं है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजन। हालांकि ये प्रेडिक्ट नहीं किया गया था कि ऐसा हो जाएगा, बट फिर भी आप कोशिश कीजिए कि रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट लें रादर देन कंस्ट्रक्टर लें। तो उसमें क्या है, आपको दिख रहा है घर है, यहाँ घर जब दिख रहा है तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, इसकी रजिस्ट्री हो रही है। मतलब जो एक कई बार होता है कि प्लॉट के नाम पर ये बनने जा रहा है और लोगों ने बुकिंग स्टार्ट कर। करेक्ट। तो उस चीज़ को आप डिस्करेज करें, उस चीज़ को वहाँ इनकरेज करें जहाँ आपको लगे कि हाँ ये बिल्डर बहुत अच्छा है, जेन्युइन है। कुछ नोएडा में ऐसे बिल्डर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं सबको दोष नहीं दूंगा, दे आर डूइंग। नहीं, कुछ एक आध की वजह से ही जो भी आप कह सकते हैं कि जो इमेज खराब होती है, एक आध की वजह से ही हुआ है, और उसकी वजह से लोग थोड़ा सा डरते भी हैं बिल्डर्स फ्लैट में ले नहीं ले, इन्वेस्टमेंट हो ना हो, क्योंकि
12 साल, 13 साल, 14 साल से केसेस लटके हुए हैं जी। और अब जो आपने बोला आम्रपाली को जब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद ही शायद NBCC के थ्रू ये शुरू हुआ है जी। तो अब जाके शायद रजिस्ट्री स्टार्ट हुई। जी, 2-3 बिल्डर ऐसे हैं जिनका प्रोजेक्ट काफ़ी दिनों से रुका हुआ था, तो अब वो धीरे धीरे गवर्नमेंट उस पर स्टेप लेके उनको पूरा कर रही है। अच्छा, अब होम लोन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, कितने EMI नहीं देने के बाद खतरे की घंटी बजने लगती है? मतलब EMI आप एक नहीं दे सकते, दूसरा नहीं, कुछ तो रास्ता होगा, कितने के बाद बैंक आपको नहीं बख्शेगा? नॉर्मली 90 डेज के बाद आपका केस जो है, मतलब 3 महीने की मोहलत देगा वो, 90 डेज के बाद आपका केस NPA डिक्लेयर हो जाता है, सरफेसी लग जाएगा उसमें, आप बैंक आपकी प्रॉपर्टी को हैंड ओवर कर लेंगे आपको नोटिस देके, अनलेस एंड अनटिल कि आप बैंक से नेगोशिएट कर रहे हैं, इंटीमेट कर रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं देने की, तो बैंक रुकती है। मतलब अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जी, तो मैं बैंक को इंटीमेट करूं कि मेरी ये सिचुएशन है, थोड़ा सा टाइम चाहिए। जी, टाइम आप टाइम मांगें, इंटीमेट करें उसको, समय समय पर जाए, उनसे बात करें, पार्ट पेमेंट करते रहें, ताकि बैंक को भी लगे कि आपका इंटेंट अच्छा है, आप दे सकते हैं, और कुछ परेशानी की वजह से अभी नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ बैंकों ने कुछ स्कीम भी निकाली है, जैसे जॉब लॉस में कुछ इंश्योरेंस कवरेज भी है, तो जैसे आपका जॉब लॉस हो गया 3 महीने का, उसमें है EMI हॉलीडे उसको बोलते हैं, तो कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं जिन्होंने ऐसी स्कीम निकाली है कि अगर वो इंश्योरेंस कवरेज आपके साथ रहेगा तो 3 महीने का वो आपको EMI हॉलीडे दे देते हैं, तो उस केस में आप डिफ़ॉल्ट में नहीं जाइएगा, आपके चांसेस हैं कि आप 3 महीने में अगर आप इफ़ यू आर एबल टू रिकवर योर मनी देन यू विल बी एबल टू पे, तो आप पैसा दे सकते हैं, तो उस केस में बैंक कंसीडर करता है। अच्छा, और ये प्रोसेस क्या है? जैसे बैंक अगर आपकी प्रॉपर्टी सीज करती है, उसका प्रोसेस क्या है? डिफॉल्ट हुआ आपके यहाँ आए, आप तो बहुत आसान है, सरफेसी एक्ट आने के बाद आपके यहाँ आके नोटिस लगाएगी। सरफेसी एक्ट? हाँ, सरफेसी एक्ट ये कहता है कि बैंक हैज़ फुल राइट टू सेल योर प्रॉपर्टी बाई जस्ट सर्विंग यू अ नोटिस, तो आपको एक नोटिस पीरियड नोटिस देगी, और नोटिस के बाद वो आके ऑक्शन कर देगी, प्रॉपर्टी बेच देगी। और कोई उसके खिलाफ कोर्ट में आप जा सकते हैं, अगर आपका जेन्युइन रीज़न है तो आप लड़ सकते हैं, बट अभी बैंक के पास बहुत पूरा अधिकार बैंकों को मिला हुआ है कि वो चाहें तो पूरी अच्छी से कार्रवाई करके आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं। तो मेरी सलाह यही होगी कि उस लफड़े में ना पड़े, आप कोशिश करें कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टेकन लोन, सो यू हैव टू रिपे इट। बिल्कुल। तो मेरा सलाह ये है कि रादर देन गोइंग टू लिटिगेशन, क्योंकि वो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को भी ख़त्म कर रहा है। वंस यू आर लिस्टेड, यू आर ब्लैक लिस्टेड एज ए डिफॉल्टर, सिबिल में आपका नाम हो गया, तो फ्यूचर में आपके और आपके किसी परिवार के सदस्य को लोन नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको लोगों को समझना चाहिए, खासकर हाउसिंग लोन के केस में। एक और सजेशन आपसे लेना चाहूँगा दर्शकों के लिए। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि छोटे फ्लैट्स जल्दी बिकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आप कर रहे हैं तो 2 BHK बढ़िया होता है। आपका क्या सजेशन है? क्या सच में ऐसी बातें हैं, खासकर NCR के इलाके में? देखिए, इंडिया इज़ स्टिल, आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल मास मार्केट का बहुत बड़ा हब है। तो रिटेल मास मार्केट की जब आप बात करते हैं तो रिटेल मास मार्केट में ऐसे लोग हैं, जो ग्राहक हैं, जो प्रेफर करते हैं 2 BHK, क्योंकि अमाउंट भी छोटा होता है, साइजेस छोटा होता है, तो मासेस काफ़ी ज़्यादा है, तो वैसा इंस्ट्रूमेंट बहुत जल्दी ट्रेड होता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए तो जितना छोटा होगा उतना जल्दी बिकेगा। चलिए, तो अतुल जी ने आज जो बहुत सारी बातें बताई हैं उसमें से कुछ बातें ये हैं कि डॉक्यूमेंट पूरा आप चेक करें। बिल्डर से अगर फ्लैट ले रहे हैं तो बिल्डर का बैकग्राउंड आपको चेक करना है कि बिल्डर का पहला रिकॉर्ड कैसा है, और दूसरा कि जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपके पुख्ता डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपको NBFC या होम फाइनेंस वाली जो छोटी कंपनीज हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। क्रेडाई की मदद आप ले सकते हैं और रेरा की आप मदद ले सकते हैं किसी भी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। कोई भी सवाल अगर आपके हों तो आप ले सकते हैं, और अगर आपके कोई और सवाल हों आप हमें भेजें, हम अतुल जी से उन सवालों का जवाब लेंगे और फिर आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर ये सॉल्यूशन क्या है, आपके सवाल का, आपके जवाब का क्या सॉल्यूशन है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? धन्यवाद राकेश जी। इसमें बस एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आजकल बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें भी आ गई हैं हाउसिंग फाइनेंस के लिए, इवन छोटे लोगों के लिए भी आ गई, 3 से 5 लाख वाले सेगमेंट के लिए भी आ गई है। अच्छा। EWS स्कीम जो गवर्नमेंट ने लाया है जिसमें सब्सिडी मिलती है, तो मैं चाहूँगा कि इसका भरपूर प्रयोग करें और जितने लोग घर लेना चाहें
उनको लेना चाहिए मेरे हिसाब मतलब से। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। जी, ऐसा लगता है लोगों को, ऐसा लगता है कि नहीं अरे यार घर के लिए बहुत पैसा देना होगा, तो ऐसा नहीं है। सेगमेंटाइज है हर जगह, टेरिटरी वाइज आप अगर और आइडेंटिफाई उसमें करेंगे। शायद सब्सिडी भी है सरकार की तरफ हाँ, से। 2,67,000 की सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट आपको एज ए इंटरेस्ट सबवेंशन वापस देती है। तो मैं गुजारिश करूँगा खासकर मेरे कस्टमर जो माइक्रो लोन के कस्टमर हैं कि वो भी इस चीज़ में आगे बढ़ें, और जितना ज़्यादा हम पेनिट्रेट कर सकते हैं घर के लिए, मुझे लगता है उतना ही भारतवर्ष के लिए और हमारे नागरिकों के लिए अच्छा होगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए तो सरकार भी बहुत सही मतलब वो हाथ बढ़ा रही है। जी जी जी, बहुत 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 ही अच्छे ढंग से सुनियोजित ढंग से ये सरकार, और मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, नथिंग अगेंस्ट दैट, आई बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर पार्टी, बट बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है इस दिशा में। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी इन तमाम बातचीत के लिए। और आज का हमारा सेगमेंट होम लोन को लेकर था। आपने हर छोटी बड़ी बातों को बताया, हर सवाल का जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद राकेश जी, धन्यवाद, थैंक यू।